हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में। तो हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1954, 1952, 1956 और 1963। देखो, जब मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई है और इसका गठन जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? देखो, कालिदास सम्मान आपको पटाना है तो राम गोपाल बजाज, राज बिसरिया, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर और बंसीलाल। देखो, जैसे ही बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का प्रथम कालिदास सम्मान, तो यह दिया गया है मल्लिकार्जुन जी को, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर को। और ये आपको कालिदास सम्मान के कुछ विजेता भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यह सम्मान कहाँ पर दिया जाता है, किस जिले से दिया जाता है? तो कालिदास समारोह का आयोजन जो है वो उज्जैन जिले में होता है, अर्थात ये भी उज्जैन से दिया जाता है। कालिदास का संबंध उज्जैन से भी था। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम आदि रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किशोर सम्मान निम्नलिखित में से किस विधा के लिए नहीं दिया जाता है? देखो, किशोर सम्मान पूछ रहा है आपसे गायन, संवाद लेखन, अभिनय और गीत लेखन। देखिए, किशोर सम्मान जो है वो किससे संबंधित है, पहले आपको पता होना चाहिए कि किशोर कुमार जी से यह सम्मान संबंधित है और यह सम्मान गायन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस भाषा में कविताओं को लिखने के लिए दिया जाता है? देखिए, मैथिली शरण गुप्त की बात हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं और मैथिली शरण गुप्त जी को आप जानते होंगे कि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। संस्कृत, बुंदेलखंडी, उर्दू और हिंदी। देखिए, राष्ट्र कवि कहा जाता है और हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो अर्थात हिंदी भाषा के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है कवियों को। वर्ष 2017-18 का गंधर्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अजय चक्रवर्ती, नीलाद्री कुमार, मंजूषा कुलकर्णी पाटिल और कपिला वेजू। देखिए, जब हम गंधर्व पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका संबंध है कुमार गंधर्व जी से। ये कुमार गंधर्व जी आपको दिखाई दे रहे हैं और कुमार गंधर्व जी का ही यह सम्मान है, इनकी ही याद में दिया जाता है। और ये जो 2017-18 की बात हो रही है ना, तो 2017-18 का दिया गया था नीलाद्री कुमार जी को, नीलाद्री कुमार जी को। तो आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? कलाकार और उनकी विधा। राम गोपाल बजाज रंगकर्मी, बहाउद्दीन डांगर सितार वादक, मंजूषा कुलकर्णी पाटिल रंगकर्मी, डाल चंद्र शर्मा परवाज वादक। देखो, परवाज वादक जब है डाल चंद्र शर्मा, बात कर लेते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है। तो इसमें से अभी हमने देखा कि मंजूषा कुलकर्णी जो है यहाँ पे रंगकर्मी लिखा है, बल्कि ये क्या है? एक गायक है। तो इस कारण से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा और हमारा आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आदिवासी कला, नॉर्मल कला, शिक्षा और लेखन कला। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से संबंधित होंगे। तो आपको पता होगा कि जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण है ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। तो इस कारण से इसका सही आंसर होगा हमारा शिक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उषा खन्ना, नौशाद, आशा भोसले, बाबा सुब्रमण्यम। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ, अच्छे से देखना है, भारत सरकार की बात नहीं हो रही बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रथम लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है, यह दिया गया है नौशाद जी को, या फोटो में देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक से कला क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तुलसी सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो ये स्थापना होगा यहाँ पे किस वर्ष की गई। आपसे सीधे ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए तुलसी सम्मान की स्थापना कब की गई, और तुलसी सम्मान का जो संबंध है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस भी लिखी है। 1980 और 81, 1979 और 80, 1983, 84, 1981, 1982। देखो जब बात हो रही है 1980 और 81 की, तो इसका सही आंसर होगा 1983 और 84, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1983 से 1984 में तुलसी सम्मान की स्थापना की गई थी। किसके नाम पर? गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर। इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? देखिए ये इकबाल जी हैं। बात करते हैं इकबाल सम्मान की, तो ये दिया जाता है उर्दू साहित्य, मराठी साहित्य, संगीत निर्देशन, हिंदी साहित्य। क्लियर है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पता होगा कि यह इकबाल सम्मान जो है वो उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साक्षरता नामक पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है? साक्षरता का प्रकाशन, साक्षरता क्या है? एक पत्रिका है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी, कालिदास अकादमी, साहित्य अकादमी और तुलसी अकादमी। देखो साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी पत्रिका है जिसका जो संपादन किया जाता है वो साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। और साहित्य अकादमी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मध्य प्रदेश में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए यह अकादमी गठित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना कब की गई है? कुमार गंधर्व हम देख चुके हैं, संगीत से इनका सीधा सीधा संबंध है। अब बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई। 1992, 93, 1990, 91, 1993, 94, 1994 या फिर 1995। जब भी हम बात करते हैं कुमार गंधर्व के सम्मान की, तो कुमार गंधर्व का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से रहा है और इस सम्मान का जो प्रारंभ है वो 1992-93 में किया गया। 1992 से 1993 के मध्य में इस सम्मान का प्रारंभ किया गया। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोक भाषा कृतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की गई? देखो लोक भाषा कृति मतलब हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए या किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा में प्रोत्साहित करने के लिए, उस भाषा को बढ़ाने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? मुक्तिबोध पुरस्कार, तांबे पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और ईसुरी पुरस्कार। तो देखो इसका सही आंसर होगा कि लोक भाषा की कृतियों को बढ़ावा देने के लिए ईसुरी पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर कैलाश काटजू पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान, समाज कार्य, पत्रकारिता और पुरातात्विक शोध। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू का जो पुरस्कार है वह दिया जाता है पुरातात्विक शोध क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। देखो मध्य प्रदेश की सबसे पहले हम बात कर लेते तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यह भारत में कौन सा स्थान रखता है? 6वां स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद बात करें कितना क्षेत्रफल है तो 3,08,252 किलोमीटर इसका जो पूरा क्षेत्रफल है। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है इसका उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है यहाँ पे मुरैना मिलेगा। सबसे दक्षिणी की बात करेंगे तो बुरहानपुर मिलेगा। सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगरौली और सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो अलीराजपुर। सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो जिला मध्य प्रदेश में है वो यहाँ नीचे छिंदवाड़ा स्थित है, बालाघाट के बगल वाली साइड में। वही बात करेंगे सबसे छोटे जिले की तो यहाँ टीकमगढ़ का जो सबसे नया जिला बना है जिसका नाम है निवाड़ी, तो निवाड़ी सबसे छोटा जिला है क्योंकि निवाड़ी जस्ट अभी बना है। तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का गठन किया गया है। इसमें 3 तहसीलें हैं, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए।
मध्य प्रदेश के 52 जिलों के रूप में निवाड़ी का गठन कब किया गया था? अर्थात मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी का गठन कब किया गया था? अभी 2 मिनट पहले मैंने इसका आंसर दिया है आपको। 6 जुलाई 2018, 1 अक्टूबर 2018, 15 अगस्त 2018, 20 सितंबर 2018। बहुत ही ज्यादा क्लियर है, 1 अक्टूबर वर्ष 2018। और ये आपको निवाड़ी दिखाई दे रहा है, किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो है यह सागर संभाग के अंतर्गत आता है। किस जिले से अलग हुआ है? तो फिर ये हुआ है टीकमगढ़ जिले से। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का वह जिला जहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा जबलपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। तो इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो बालाघाट में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। इसके अलावा मंडला में, डिंडौरी में भी अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? शहडोल, सतना, मंडला, जबलपुर। देखो, जब हम सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करते हैं, मतलब जहां के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित है, तो वो क्षेत्र है जबलपुर। कुल साक्षरता में जबलपुर जो है वो प्रथम स्थान रखता है। वहीं महिला साक्षरता की बात करते हैं तो भोपाल मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। और जब हम पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो इंदौर मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सिंगरौली जिले का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? चितरंगनी, सिंगरौली, बेढन और देवसर। देखिए, सिंगरौली जिले में हमने एक क्षेत्र पढ़ा है जिसे बेढन के नाम से जाना जाता है और इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले का मुख्यालय बेढन के अंतर्गत ही आता है और यही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहलाता है। और ये जो आपको गुफाएं दिख रही हैं ना, ये मांडा की गुफाएं हैं जो कि सिंगरौली जिले में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हैं। आगर मालवा जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? 2010, 2013, 2012, 2014। देखो, आगर मालवा की जब हम बात करते हैं ना, तो आगर मालवा जो जिला है यह शाजापुर से अलग होकर निर्मित किया गया था। जब बात करते हैं कब इसका गठन हुआ, तो वर्ष 2013 में इसका गठन हुआ था। तो वर्ष 2013 में आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके नया जिला बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक बैजनाथ महादेव का मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है आगर मालवा के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के किस जिले में काकनाड कृषि मेले का आयोजन किया जाता है? देखो, ये काकनाड लिखा है, कहीं कहीं इसे काकड़ा भी पढ़ा जाता है ना, सिर्फ काकड़ा कृषि मेले का आयोजन किया जाता है। सीहोर, हरदा, देवास, होशंगाबाद। वैसे तो हमने मध्य प्रदेश के सारे मेलों को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये मेला हमसे छूट गया है जिसका नाम है काकड़ा मेला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इस वजह से, लेकिन ये जो है यह मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में आयोजित होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो, वैसे तो मध्य प्रदेश में लगभग 200 से 250 मेले लगते हैं। अब इतना सारा पढ़ना संभव नहीं है, हमने फिर भी 100 से 150 मेलों को कवर तो किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहानपुर जिले का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 2003, 25 मई 1998, 12 जुलाई 2013, 28 मई 2003। जब बात हो रही है बुरहानपुर जिले की, तो बुरहानपुर जिले के संबंध में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि बुरहानपुर में जो है ना वो असीरगढ़ का किला स्थित है। और असीरगढ़ का जो किला है वो दक्षिण का द्वार कहलाता है। क्यों कहलाता है? देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, आपको पता है बुरहानपुर। तो ये जो है वो दक्षिण के क्षेत्रों से उत्तर के पूरे राज्यों को जोड़ता था, उत्तर के राजाओं को दक्षिण से जोड़ता था। इस कारण से इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं बुरहानपुर के गठन की, तो आपको पता होगा कि बुरहानपुर का जो गठन है वो 25 मई 1998 को किया गया है, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में कारोपानी हिरण पार्क स्थापित किया गया है? उमरिया, डिंडौरी, शिवपुरी और सिवनी। देखो, कारोपानी जो है ना ये एक हिरण पार्क है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिरनें हमें दिखाई देती हैं। तो इसकी स्थापना जो की गई थी कारोपानी हिरण पार्क की, तो वो शिवपुरी जिले के अंतर्गत की गई थी, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो बांधवगढ़ किले में स्थापित भगवान विष्णु की शेर शैया वाली मूर्ति किस जिले में स्थित है? सबसे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान याद कर लो, कहाँ है? उमरिया जिले में है। तो सीधा सा फैक्ट है, ये उमरिया जिले के अंतर्गत ही होगा। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और मंडला, तो ये उमरिया जिले के अंतर्गत होगा, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात कर लेते हैं अनूपपुर की, तो अनूपपुर वही क्षेत्र है जहाँ पे अमरकंटक आता है और यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक की कौन से क्षेत्र से? तहसील का नाम क्या था? तहसील का नाम था पुष्पराजगढ़, जिला लगता है अनूपपुर। यहाँ पर हमने क्या देखा था? शहडोल की बात कर लेते, तो शहडोल में क्या चीजें स्थित है? शहडोल कौन कौन से जिले आते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत? तो अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। फिर बात कर लेते हैं मंडला जिले की, तो मंडला जिला कौन सा क्षेत्र है? ये वो क्षेत्र है जहां से नर्मदा नदी इसे तीनों आकार में घेरे हुए है, तीनों तरफ से घेरे हुए है। इसके अलावा मंडला में ही रामनगर का मेला लगता है और सहस्त्रधारा का मेला लगता है, और सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। इतना यहाँ पे आपको एकदम क्लियर रहना है। जामा मस्जिद का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में करवाया गया था? शाजापुर, बुरहानपुर, भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। देखो, भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा में ताजुल मस्जिद जो है वो भी भोपाल में स्थित है, और जामी मस्जिद जो है वो धार में स्थित है। और धार में किस स्थान में? तो मांडू में स्थित है एक जामी मस्जिद। इसके अलावा होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? वो भी मांडू में स्थित है। रानी रूपमती महल वो भी मांडू में स्थित है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए।